हेलो स्टूडेंट, आज जो हम दूसरी क्लास है, ये हमारे जीके और जीएस वाली जो क्लास चल रही है, ये दूसरी क्लास है। और जो कल जो पढ़ा था हम उससे आगे पढ़ेंगे आज। तो हमें आज जो पढ़ना है, ये आज हम टॉपिक जो करेंगे वो कोशिका पढ़ेंगे, लेकिन जो पीछे रह गया तो उसका थोड़ा वो रिवीजन कर लेंगे। तो ये पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे। ये हमारा कोरियो जो होगा तो कोरियो का है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो जो कोरियो का जो केंद्रक है न्यूक्लियस, तो हमें ये ध्यान रखता हुआ कोई भी अगर तुम्हें कोरियो वर्ड दिखेगा तो उससे जो हमें केंद्रक से रिलेशन जोड़ना है। तो हमारा जो नीचे है एग्जाम्पल जैसे कोरियोलॉजी, तो कोरियोलॉजी क्या है? केंद्रक का अध्ययन। मतलब अगर क्वेश्चन आता कोरियोलॉजी क्या है तो केंद्रक का अध्ययन करने वाला कोरियोलॉजी है। अब आता है नीचे, ये है प्रोकैरियोटिक, और एक है ये है पहला वाला जो है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये दो हैं, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। अब जो हमने कैरियो वर्ड पकड़ा था वहाँ से हम पढ़ेंगे, तो पहले वाले में है प्रो प्लस कैरिया, तो हमारा तो वर्ड है कोरियो, यहाँ है कैरिया, तो इसका मतलब इसमें केंद्रक नहीं है। दूसरा वर्ड है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका, तो यू प्लस कोरियो, तो यू प्लस कोरियो, तो यहाँ पर हमारा कोरियो जो वर्ड है वो मिल गया है। तो वो मिलता है तो यहाँ इसमें केंद्रक होता है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। जो कल शब्दावली पढ़ रहे थे तो वो ये कंप्लीट हो गई हैं। अब कुछ संवर्धन देख लेते हैं, कुछ खेतियाँ देख लेते हैं किससे संबंधित हैं। अब ये हमारी सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती से, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती, पिसीकल्चर मछली पालन, और सिल्वीकल्चर है वनों की खेती से। बर्मीकल्चर केचुए की खेती, और विटीकल्चर अंगूर की खेती। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ये हमारी कुछ खेतियाँ थी। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कोशिका पढ़नी है हमें। तो कोशिका इसमें पढ़ना, पहले शुरू से जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में देखना कि बायोलॉजी जो है सजीव का अध्ययन। बायोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? वो होता है सजीवों का अध्ययन। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? तो वो अरस्तु हैं। और जो बायोलॉजी शब्द दिया है वो 1801 में लेमार्क और डेबिनास ने दिया है। तो बायोलॉजी का जो अध्ययन करा है वो जनक जो हैं वो अरस्तु हैं, और जो शब्द दिया है बायोलॉजी वो 1801 में लेमार्क और डेबिनास ने दिया है। अब इधर नीचे आते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के भी दो पार्ट हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो इसमें जो आता है एक तो है जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जो है जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रैक्टस हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हमें जीव विज्ञान के जनक कौन है और जंतु विज्ञान के, तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के दोनों के जनक अरस्तु हैं, और जो वनस्पति विज्ञान है उसके जनक थियोफ्रैक्टस हैं। समझ गए कि दो के मतलब जंतु विज्ञान और बायोलॉजी के जनक एक हो गए अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हो गए वो थियोफ्रैक्टस हो गए। अब आते हैं हमारे बॉडी पार्ट जो हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो आएंगे वो सिस्टम आएगा, सिस्टम के बाद ऑर्गन आएगा, ऑर्गन के बाद में टिश्यू आएगा, और टिश्यू के बाद सेल आएगा। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कोशिका सेल। अब जो हम कोशिका सेल पढ़ेंगे तो उसमें है कोशिका अध्ययन, मतलब साइटोलॉजी जो है वो कोशिका अध्ययन। कोशिका का अध्ययन जो काय में होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। अब कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो वो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अब जो हमारा सेल है ये कोशिका है, तो इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज जो की है वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की है। मतलब रॉबर्ट हुक ने जो खोज की है वो मृत कोशिका की खोज की है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की है। ये मृत कोशिका का जिक्र किस कॉपी में हुआ है, मतलब किस बुक में हुआ है? तो माइक्रोग्राफिया। अगर क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की है, ये किस बुक में लिखा हुआ है? तो वो है माइक्रोग्राफिया। अब इधर ऊपर जो हमारा सेल के सामने जो एरो बना हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो मृत की तो रॉबर्ट हुक ने की है, लेकिन जीवित कोशिका की जो खोज की है वो ल्यूवेनहोक ने की है। ल्यूवेनहोक ने जो मतलब जीवित कोशिका के साथ साथ जीवाणु
और या बैक्टीरिया की जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनकी खोज भी 1674 में की है। तो ल्यूवियन होक ने 2 हो गई, जीवित कोशिका की भी और जीवाणु की भी खोज की है। अब इधर आते नीचे आते हैं, यहाँ लिखा कोशिका के जनक। तो अगर क्वेश्चन आता कोशिका के जनक कौन है तो वो है रॉबर्ट हुक। अब ये है इधर ये पॉइंट, पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वह है कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक। तो कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? स्लाइडर स्वान, SS का सिद्धांत भी जिसे कहते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है शरीर के निर्माण में कोशिका जो है शरीर के निर्माण में सहायक है। अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका बनती है, अर्थात एक कोशिका अगर टूट जाती है तो वो नई कोशिका जो जन्म ले लेती है। आगे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। तो ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है शैवाल। तो इसका आंसर जो होगा विषाणु। नोट में लिखा हुआ है कि वायरस या विषाणु जो होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्यों है? क्योंकि इसमें विषाणु जो होता है, वायरस जो होता है वो सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अब ये नीचे देखना है कि पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन है, तो युग लेना है। क्वेश्चन समझना है कि वहाँ पर अगर दे रखा, ऊपर दे रखा है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है, विषाणु है। अगर क्वेश्चन आता पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन है तो वो युग लेना है। तो ये 2 हमारे फैक्ट हैं। अब ये नीचे आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, ये है सबसे छोटी कोशिका। अगर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है वो है माइक्रोप्लाज्मा, जिसका आकार कितना है 0.3 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? वो शुतुरमुर्ग का अंडा है जो 170 mm का इसका आकार होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो वह है न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं हम कोशिका सेल। अब कोशिका 2 पार्टों में बटी है, यहाँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका। दोनों पार्टों को पढ़ना हमें, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में जो कोशिका होती है। तो पादप कोशिका पढ़नी है। पहले पादप कोशिका में क्या है, हम इस पर 2 बॉक्स बने हुए हैं। तो पहला वो जो बाहरी बॉक्स है उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति और अंदर वाला जो बॉक्स है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब इसमें नीचे की साइड जो बना हुआ है इसमें गोल घेरा, उस पर लिखा हुआ केंद्रक। ये है एक केंद्रक भी होता है पादप कोशिका में। फिर इधर है क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक भी है और एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है और ऊपर रिक्तिकाएँ ये इसमें होता है। तो इसमें जो नीचे लिखा जैसे पादप कोशिका में क्या क्या होता है, कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और रिक्तिकाएँ होती हैं। ये इसके अलावा भी बहुत होती है लेकिन महत्वपूर्ण ये हैं। इधर हम जंतु कोशिका देखते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, जंतु कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है और तारकाक्य होता है। मतलब कोशिका झिल्ली होगी, केंद्रक होगा, तारकाक्य होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या वो नहीं है कि इसमें जो है जब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, केंद्रक भी दोनों में होता है। तो कुछ चीज़ सेम है, कुछ चीज़ नहीं होती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में होती है, ये हमने पहले भी बताया कि पादप कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति। इसका कार्य क्या है कोशिका भित्ति का? तो इसका कार्य जो है पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना। पादप कोशिका जो काय की बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है। मतलब सेलुलोज जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है। इसका एग्जाम्पल एक कपास है। नोट फिर नीचे पढ़ते हैं कवक या फंगस। जो कोशिका भित्ति होती है कवक या फंगस में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की होती है और पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की होती है। अब नीचे आते ही जंतु कोशिका का चित्र बना हुआ है। इसमें देखते हैं, इसमें 2 सर्कल हैं।
जो ऊपर वाला सर्कल है वो कोशिका झिल्ली है और अंदर वाला जो सर्कल है वो केंद्रक है। अब इन दोनों के बीच में जो भरा हुआ पॉइंट पॉइंट से लगे हुए हैं ये कोशिका द्रव्य है, जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ऊपर लिखा हुआ है इधर साइड में, जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। अब जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक है, कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक है, इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। अब जो प्रोटोप्लाज्मा है, जो प्रोटोप्लाज्मा को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? वो हैक्सले ने कहा है। और जो जीव द्रव्य नाम दिया है वो पुरकुंजे ने दिया है, ये ध्यान रखना है। अब आता है इधर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वो कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोहरी झिल्ली युक्त होती है। देखो इधर साइड में जो मैंने छोटा सा चित्र बनाया है, ये इसमें देखो एक ऊपर से लेयर है, फिर उसके अंदर एक लेयर, फिर उसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, तो इस द्रव को जो कहते हैं, जो द्रव भरा हुआ है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन आता है कि जो हमारा क्या माइटोकॉन्ड्रिया के जो दोहरी झिल्ली होती है उसके अंदर जो पार्ट भरा हुआ द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी खोज किसने करी थी? तो वो अल्टमान व फ्लेमिंग ने की थी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है वो बेंडा ने दिया था, ये ध्यान रखना है। अब चलते हम फिर है, अगर क्वेश्चन आता है दोहरी झिल्ली युक्त क्या क्या मतलब कोशिका के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, तो हमने एक नाम दिया है महक दे दिया है। मीन्स मतलब महक जो नाम दिया वो इस तरीके से दे दिया कि मैं से माइटोकॉन्ड्रिया, है से हरितलवक और कैसे केंद्रक, ये 3 हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता तो ऐसे हमारा बन जाएगी कि दोहरी झिल्ली युक्त क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और केंद्रक, ये 3 ऐसे पार्ट हैं कोशिका के अंदर जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा श्वसन। श्वसन में क्या? श्वसन रेस्पिरेशन से जो ऊर्जा प्राप्ति होती है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। कहने का मतलब ये है जो हमारी श्वसन क्रिया वाली जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर को, वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है श्वसन कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है क्योंकि जटिल अणु टूटकर सरल अणु बनाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब जो हमारी जो श्वसन रेस्पिरेशन क्रिया होती है तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन के कारण होती है, जिसमें मतलब जटिल अणु टूट कर सरल अणु बनाते हैं, तो इसलिए इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब आता है हमारे नीचे पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचय होती है तो वो किस रूप में होती है? तो वो एटीपी के रूप में होती है। तो एटीपी के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचय हो रही है वो काय के रूप में हो रही है? एटीपी के रूप में। और एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या हुई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारी आज की क्लास थी जो हमने कोशिका पढ़ी है। अब आगे कल की क्लास देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कैसी है क्लास। ओके, थैंक्स।